जी, हेलो दोस्तों। ये मैप मैंने आपके सामने शेयर किया है बांग्लादेश का कि कौन कहाँ पे क्या जीता है। ये मैप इस वक़्त इंडिया के अंदर बहुत वायरल है। इंडिया के अंदर क्यों वायरल है? बिकॉज़ कि जो जमात-ए-इस्लामी है, व्हिच इज़ इन ग्रीन, ये इंडिया के वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता और ये ऊपर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये यहाँ पे जीत गई है। तो वो समझते हैं कि ये हमारे लिए खतरा है। नाउ दिस इज़ अ न्यू पॉइंट उनके पास आ गया। अच्छा, इंडिया के अंदर आई एम टॉकिंग ऑफ इंडिया राइट नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? इंडिया के अंदर ये समझा जा रहा है बिकॉज़ जी के ये जो इलेक्शन जिसमें बीएनपी जो है वो जीती है, 209 सीट्स ऑलमोस्ट उन्होंने अभी तक एज़ ऑफ नाउ जो है वो जीती हैं। 68 जो है वो जमात-ए-इस्लामी के पास हैं। वो जो नाहिद इस्लाम जो जिसे कहते थे ना, जो असल में जो था मॉनसून रेवोल्यूशन, उनको 6 सीटें मिली हैं। तो ये भी 6 सीटें इन कोलिशन विद अदर्स एंड ऑल दैट, ठीक है? तो इसको अगर देखा जाए कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना वो डेवलपमेंट है। इस सारी डिस्कशन को देखना, इस सारी डिस्कशन को करना और मैं इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव से देखूँ तो इंडियंस जो हैं वो बड़े अपसेट हैं। इसलिए नहीं कि क्या है और क्या नहीं। इसलिए कि भाई ये जो है ना, ठीक है, ये जमात-ए-इस्लामी हमारे बॉर्डर पे है, मौलवियों के हम खिलाफ हैं और जमात को इंडिया ने टफ टाइम दिया है। शेख हसीना वाजिद को इंडिया ने जो है क्या नाम है उसका, हसीना वाजिद के ज़रिए मैनेज किया हुआ था। क्योंकि ये वो मौलवी हैं जो उस वक़्त ईस्ट पाकिस्तान बनने के बांग्लादेश बनने के खिलाफ थे। ये वो उस वक़्त लोग थे जो ये सारी पोज़ीशन में थे। तो वर्चुअली 2 पार्टीज़ रह गई हैं, 2 पार्टीज़ रह गई। तीसरी पार्टी को तो फ़ारग कर दिया गया ना, तीसरी पार्टी को तो फ़ारग कर दिया गया। अच्छा, ये ऐसे ही है, तीसरी पार्टी को फ़ारग करना, जब हसीना वाजिद होती थी, तो वो बाकियों को फ़ारग कर देती थी, ठीक है? अवामी लीग जो थी वो बैलेट पे थी ही नहीं, उसको आउटलॉ कर दिया गया। उसके लोग जो हैं वो जेलों में हैं क्योंकि वो कहते हैं जी 1400 बंदा मारा गया है, आप वो उसके मुलव्वस हैं, ठीक है? अब वो कह रहे हैं जी जो रिज़ल्ट है वो बड़ा डिप्रेस है, टर्नआउट 48% आया है, ठीक है ना जी? और ये कैसे चलेगा? अब जो अवामी लीग है, वो एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फ़ोर्स रही है। लेकिन अवामी लीग ने अपने लोगों को, बाकियों लोगों को इतना दबाया कि ये आप देखें बीएनपी, ये जो बंदा है अभी तारक साहब है, ये सारी उम्र तो बाहर है। ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिशनल फ़ोर्स थी और 35 साल के बाद बांग्लादेश के अंदर एक मर्द वज़ीर-ए-आज़म आएगा, ठीक है? लेकिन एक चीज़ थी कि जमात-ए-इस्लामी के बारे में बहुत ज़्यादा ओवररेट किया जा रहा था कि वो आएगी और ये हो जाएगा, वो ओवररेट हो, ठीक है? और जो बीएनपी और उसका कंपैरिज़न ही कोई नहीं है, 140 सीटें भाई वो ज़्यादा जीत रही है। अब जमात-ए-इस्लामी जो जो है, वो एक आप उसकी समझ देख लें। अ, अब जिसे वो कहते हैं ना कि अवामी लीग जो है, उसकी जो ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस है, वो किसके साथ गई है, ठीक है? वो किसके साथ गई है? और दूसरा बात ये है कि जो हिंदू वोटर्स हैं, वो किसके साथ गए हैं? वो ज़ाहिर बात है बीएनपी के पास साथ गए हैं, ठीक है? और आप मज़े की बात देखें कि फॉर इयर्स जमात-ए-इस्लामी एंड जो बीएनपी है, वो जो है वो एलाइज़ रहे हैं। आज मुखालिफ सामने आ गए, ठीक है? और क्योंकि अवामी लीग के डोमिनेंस को कंट्रोल करना चाहते थे। इंडिया पीछे खड़ा था अवामी लीग के। अब जो जमात-ए-इस्लामी है वो बीएनपी को कह रही है कि तुम स्टेट अपैरेटस को इस्तेमाल कर रहे हो, रिग कर रहे हो, ये किया। वो रिज़ल्ट्स को कहीं रिजेक्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो ये जो सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है, ये आपके सामने आ गया। अब इंडिया को ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम है। इंडिया की एक हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी है टुवर्ड्स जमात-ए-इस्लामी। क्योंकि जमात-ए-इस्लामी जो है वो इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट के लेंस से देखती है और इंडिया जमात-ए-इस्लामी को कहता है जी कि ये मौलवी हैं, ये
एक्सट्रीमिज्म, वायलेंट रेडिकल एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। अच्छा, इंडियंस को ये लफ्ज़ जो है ना, ये वेस्टर्न लिटरेचर से मिला। ये उनको जो लिटरेचर है, ये लफ्ज़ वेस्टर्न लिटरेचर से मिला। उन्होंने कहा दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि पाकिस्तान को जो है ना वायलेंट जैसे पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, सबको ही वायलेंट रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट कह दो। वायलेंट रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट सबको ही कह दो, ठीक है? तो वो उस चक्कर में पड़ गए कि जी कि ये जो वायलेंट रेडिकल इस्लामिक टेरर है, ठीक है ना जी? दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है? अब मुझे जो चीज़ मैं देखता हूँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अब एट दिस पॉइंट एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि अब जमात जो है और बीएनपी कैसे चलेंगे? उनका क्या होगा? इंडिया को नए सिरे से सबसे एंगेज करना है। बीएनपी के साथ तो फिर भी इंडिया की एंगेजमेंट रही है। बीएनपी के साथ तो फिर भी इंडिया की एंगेजमेंट रही है। जमात के साथ तो रही नहीं। जमात को तो उन्होंने कहा इनको मारो, और उन्होंने ख़त्म करवा दिया था जमात को। हसीना वाजिद ने बहुत इनके ऊपर इनके बंदे-शंदे भी मारे, इवन के पूरे का पूरा लीगल अपैरेटस भी वो चलाता रहा सारा, ठीक है? तो वो एक चीज़ जो है वो थी। लेकिन अब क्योंकि जमात इस्लामी ने कोई 70 के करीब 68 सीट सिक्योर कर ली हैं, नाउ दे आर द मेजर पार्टी, ऑपोजिशन है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, इवन इफ the the people in Bangladesh and Pakistan, they want a Shariat, they want this kind of things, कहते रहते हैं। लेकिन इन रियलिटी लेकिन इन रियलिटी ऐसे कभी हुआ नहीं है कि पाकिस्तानियों ने और इंडियंस ने, पाकिस्तानियों ने और बंगालियों ने, सॉरी, कभी मौलवियों को वोट दिया हो। नहीं देते वोट वो, ठीक है? अब इंडियंस क्या कहते हैं, ओ जी इसमें तो हसीना वाजिद है ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, इन्होंने बांग्लादेश ने इंडिया को ऑब्जर्वर भेजो, इंडिया ने भेजे नहीं, प्रेशर उन्होंने भी अपना, ठीक है ना जी? अब मोदी साहब ने कहा नहीं है, अब हसीना वाजिद घर बैठी हुई है, इंडिया के अंदर बैठी हुई है, लेकिन मोदी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब क्या बात है, हम बीएनपी के साथ काम करेंगे, हम इनके साथ काम करेंगे, हम इनके साथ काम करेंगे और इनके साथ मतलब रहेंगे, इनको, ये हमारे भाई हैं। मतलब ये चीज़ को भी समझें, इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब एक तरफ ये चीज़ है और दूसरी तरफ आपको ये पता चलेगा कि कहीं न कहीं पे जो बंगाली लीडरशिप है, वो भी ये कहती है, वो भी ये कहती है कि यार अब जो है ना, हमें इंडिया के साथ काम करना है। क्योंकि उनका प्रॉब्लम एक बड़ा क्लियर है। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं यार हम कब तक इंडिया के, देखिए इंडिया के साथ आप ये सिर्फ इसी मैप को देखें जो मैप आपके सामने लगा हुआ है। चारों तरफ इंडिया ही है, पानी के अलावा, और जितनी बड़ी इंडियन नेवी है, इट्स अ चैलेंज फॉर बांग्लादेश। सो इंडिया को नेचुरली काम करना है बांग्लादेश के साथ, नेचुरली उनको करना ही करना है। और पाकिस्तान की कोई बहुत लंबी चौड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ना ही हम इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं उस सेंस में, बिकॉज ऑफ बिजनेस। अब देखिए जो बॉर्डर के ऊपर जो चीज़ें हैं, अब वो पाकिस्तान तो नहीं बचा सकता। जो पाकिस्तान और ईरान का जो क्लोज जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी है, क्या वो इंडिया उसको मैच कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। और ये जो तारक भाई आए हैं, ठीक है जी, अ, इनकी वालदा 2 दफ़ा रही वज़ीर आज़म, इनके वालिद जो है मिलिट्री रूलर रहे हैं, मिलिट्री कू में मारे गए थे 1981 में। वो बांग्लादेश की स्ट्रगल के अंदर उनका बड़ा हाथ है। खुद तो ये सारे उमर भाई साहब 17-18 साल इंग्लैंड रहे हैं, आए हैं वहाँ से और आते ही
वज़ीर आज़म बन गए। मतलब इनकी तो बड़ी अ, लेकिन इनके बारे में भी इनके ऊपर करप्शन चार्जेस रहे हैं। और अब ये पहले 18 महीने जेल चले गए थे, लेकिन फिर ये इंग्लैंड चले गए। पहले इन्होंने ये कहा था कि ये सियासत वगैरह छोड़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन अब ये 17 साल बाद आए हैं, और जैसे ही आए हैं 5 दिन बाद इनकी वालदा की डेथ हो गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये भाई जो हैं वो, इनकी क्या पोजीशन है। मतलब ही इज़ लाइक, बांग्लादेश की भी पोजीशन, मुझे लगता है कि बांग्लादेश अभी हमसे 40 साल पीछे है। वहाँ पे भी ऐसे ही है, उन्होंने हमसे बाद में आज़ादी ली है। जो जो हमारे आज़ाद होने के 50 साल बाद हो रहा था ना कोई वैसी सिचुएशन चल रही है। तो अभी लेकिन मेरी थोड़ी सी, हम तो बहुत बेहतर हो गए हैं, हम बहुत थोड़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मसले मसाइल थोड़े और हो गए हैं। तो ये एक फैक्टर जो है दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, कि ये भैया और क्या करेंगे यहाँ पे आकर। लेकिन इंडिया को, इंडियन जो हैं, आपको पता है जो फ्यूनरल डिप्लोमेसी की थी जयशंकर ने, द फ्यूनरल डिप्लोमेसी वाज इन फैक्ट अ मैसेज कि यार हम तो काम करना चाहते हैं आपके साथ, हम आपके साथ इंगेज करना चाहते हैं। और वहाँ पे आपको पता है कि फिर उनसे भी मुलाकात हुई थी, क्या नाम है जो उनकी, ये जो जयशंकर साहब की और हमारे स्पीकर साहब, हैंडशेक हो गए थे। तो वो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, यार ये बंद कमरों में हैंडशेक कर लेते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन ये क्या चीज़ है। अब ये तकरीबन 300 सीटों के ऊपर, 300 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, 350 सीटें हैं, 50 वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे अब ये तारक भाई साहब के लिए एक चैलेंज है कि उन्होंने किस तरह निज़ाम को चलाना है। इट्स अ चैलेंज फॉर हिम। इकॉनमी, इंडियन प्रेशर, हसीना वाजिद का क्या करना है, हसीना वाजिद को क्या लेना है वहाँ से कि नहीं लेना। अब हसीना वाजिद को कौन लेगा वहाँ से, ये भी एक सवाल है कि नहीं। हसीना वाजिद को कौन लेगा। इंडिया तो कभी नहीं छोड़ेगा। इंडिया तो कहता है अगर इंडिया ने हसीना वाजिद को छोड़ दिया तो क्या होगा। इंडिया दरअसल, आपको पता है, इंडिया बारगेन करना चाहता है, टका के बारगेन करना चाहता है इंडिया। एंड सो फार इंडिया हैज़ बिन लाइक कि जी मैं हसीना वाजिद जो है ना उसको करूँगा, आपने जो है ना वो हमें स्पेस देनी है, आपने हमें स्पेस देनी है, ये वो कह रहे हैं बेसिकली। अब वो तो वो जिसे कहेंगे वो तो बाद में चल पता चलेगा कितनी स्पेस होगी और क्या होगा और कैसे होगा। लेकिन इंडिया बेसिकली तो स्पेस मांगता है। इंडिया बेसिकली स्पेस मांगता है। स्पेस इस सेंस में मांगता है कि यार हमें फ्यूचर में एक वो जैसे कहते हैं ना लॉन्ग टर्म, वो एक चीज़ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे जो चीज़ है वो हमारे सामने आए और हम मिल के काम करें एंड ऑल दैट। बहरहाल देखते हैं क्या होता है ये। और असल में तो चैलेंज वही है कि जो टेबल पे क्या रखते हैं इंडियंस। आप देखिए इंडियंस ने बीएनपी से डील करने के लिए नई चीज़ें टेबल पे रखनी है। बिकॉज अगर वो नहीं रखेंगे चीज़ें टेबल पे, तो हाउ दे आर व्हाट बीएनपी विल पिक। और जमात इस्लामी क्या होगी, प्रेशर ग्रुप, हमेशा ही प्रेशर इंडिया बीएनपी के ऊपर। ओ आप सौदा नहीं करना तो सा इंडिया जनाब। जमात इस्लामी इज़ अ प्रेशर ग्रुप, एंड मैं बात बताऊँ, दे विल नेवर कम इन पावर। मुझे नहीं लगता ये भी कभी पावर में आ सकते हैं, ये भी कभी पावर में आ सकते हैं, उनको ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना जी। ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। देखते हैं
कि बांग्लादेश किधर जाता है और इंडिया क्या करता है, लेकिन ये मैप बेसिकली इंडिया के अंदर डिस्कस हो रहा है कि सारी जमातें इस्लामी हमारे, और ये कहते हैं दहशतगर्दी फैलाएंगे, रेडिकल इस्लामिज्म फैलाएंगे। इंडिया के अंदर ये बातें जो है ना वो चल रही हैं।